और उसकी बीवी कहाँ है? सुल्तान शाह ने बेसाख्ता सवाल किया। वो अपनी ख्वाबगाह में बेहोश पड़ी हुई है। इस पर तबाह आजमाई का इरादा हो तो अभी वापस चलकर इसे उठा लाते हैं। खासी खूबसूरत और गुदाज औरत है, लानत है इसकी सूरत पर। इस नाजुक वक्त में भी तुम्हें वाहियात बातें सूझ रही हैं। वो मेरी बात का बुरा मना कर बोला। मैंने तो रवानी में वैसे ही उसके बारे में पूछ लिया था, वरना मुझे उसे क्या लेना है। हालात को फौरी तौर पर तब्दील करना हमारे इख्तियार से बाहर है, फिर क्यों ना अपना वक्त है हंस बोल कर गुजारें। देखना होगा कि ये होश में आकर कितनी सख्त जानी का मुजाहरा करता है। तुमने इसे पकड़कर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसके सितारे अच्छे हैं कि आज स्टेशन 4 के दरवाजे बंद हैं। अपने घर ले जाकर हम इसकी अच्छी मिजाज पुरसी नहीं कर सकेंगे। इसकी वहशियाना चीखो पुकार पूरे मोहल्ले को हिला कर रख देगी। मोहल्ले वाले वैसे भी हम लोगों को मशकूक निगाहों से देखते हैं। मैं हंस कर रह गया। हमने मजीद कुछ फासला खामोशी से तय किया। इस दौरान में मेरे जहन में मुसलसल एक खिचड़ी सी पकती रही। फिर अचानक मुझे सद्दफ मेंशन का नाम याद आ गया। वो हमारे कैदी के लिए एक बेहतरीन मुतबादल ठिकाना हो सकता था। सुनील को हम स्टेशन 4 पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपना कैदी रख सकते थे और उसे मिलने वाली मालूमात की रोशनी में अपनी मर्जी से काम आगे बढ़ा सकते थे, जबकि सद्दफ मेंशन जाने के बाद हम इन आज़ादियों से महरूम हो जाते। सद्दफ मेंशन में वो ज्यादा से ज्यादा चंद घंटों के लिए मेरी तहवील में रह सकता था। यूं ही ये खबर फैलती कि सोबराज का दस्ते रास्त इस असेबी अमारत का कैदी बन चुका था। आईबी के आला हुकाम फौरी तौर पर सद्दफ मेंशन पहुंचकर मामलात की बागडोर अपने हाथ में ले लेते। जलाल पिछली रात कराची से इस्लामाबाद जा चुका था। वहां बैठकर वो मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। सुनील के साथ वही कुछ होता जो ज़ाब्तों के रोज से रवा होता। मुझे मालूम था कि आईबी में हर मरहले पर ज़ाब्तों की मुकम्मल पासदारी की जाती थी। सिर्फ पक्के और ठीठ मुजरमों से बाजपुरस बल्कि कानूनी इस्तिलाह में तफ्सीश के लिए इन ज़ाब्तों को किसी हद तक नज़रअंदाज कर दिया जाता था। सुनील को हम वैसे भी ज्यादा मुद्दत तक अपनी कैद में नहीं रख सकते थे। अच्छी तरह निचोड़ लेने के बाद आखिरकार इसे पुलिस या इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों के ही हवाले किया जाना था, क्योंकि वो आईनी इदारे इसे अदालत के कटहरे में ले जाने के मजाज थे। इस नशीबो फराज पर अच्छी तरह गौर करने के बाद मैंने सुल्तान शाह को फौरी तौर पर गाड़ी मोड़ने की हदायत की तो वो हैरान रह गया। बरखुरदार ये जरूरी है, मैंने उसके इस्तफसार पर कहा। स्टेशन 4 और सद्दफ मेंशन की समतें मुख्तलिफ हैं। वेरी गुड, उसने अपनी भरपूर खुशी का इजहार करते हुए मेरी बात काट दी। मैंने वो सरकारी कैद खाना नहीं देखा, लेकिन तुमसे इसके बारे में जो कुछ सुनना है वो सुनील के आवाज ठिकाने पर लाने के लिए काफी होगा। सड़क की वस्ती पट्टी में पहला रास्ता नजर आते ही सुल्तान शाह ने गाड़ी वापस घुमा ली। सदर मेंशन में मुझे अपने हाथ सेंकने का मौका मिल जाएगा। उसने गाड़ी सीधी करने के बाद चंद सानियों के लिए स्टीयरिंग छोड़ा और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए मुसर्रत से कहा, इस भूल में ना रहना। मैंने फौरी तौर पर उसकी तस्दीक की। वो ममनू इलाका है। हो सकता है कि मेरी सिफारिश के बावजूद तुम्हें अंदर जाने की इजाजत न मिले। मेरे बारे में जलाल ने वहां के मुहाफिजों को खसूसी हदायत दी हुई है। ये भी गनीमत है, मेरी तरफ से तुम ही 2-4 हाथ छाड़ देना। हम दोबारा सोल्जर बाजार के मरकजी सड़क से गुजरते हुए चिड़ियाघर के मेन गेट के सामने निश्तर रोड पर जा निकले। वहां से शू मार्केट ज्यादा दूर नहीं थी। मुझे मंजिल के बारे में सुल्तान शाह को कुछ नहीं बताना पड़ा। कदीम तर्ज की बुलंदोबाला और मुहेब इमारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। उसने गाड़ी सदर मेंशन के सामने रोक दी। सदर मेंशन के कुर्बो जवार में स्ट्रीट लाइट्स गायब थी। इमारत की ऊंची दीवारों पर कम ताकत के 2 बल्ब टिमटिमा रहे थे। कुमकुमों पर जमने वाले गर्दो गुबार की वजह से इनकी रोशनी काबिल रहम हद तक नाकाफी थी, जो नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने देव हैकल चौबी दरवाजे की जैली खिड़की का कुंडा मखसूस अंदाज में बजाया और वो खिड़की फौरन खुल गई। मैं मुख्तलिफ औकात में कई बार वहां आ चुका था, इसलिए शिफ्टों में अपने फराइज अंजाम देने वाले कमो बेश सब मुहाफिज मुझे पहचानते थे। खिड़की खोलने वाले ने अदब से मुझे सलाम किया। गाड़ी में एक बेहोश कैदी और दूसरा मेरा साथी है, मैंने उसे बताया। कैदी को हम अभी अंदर ले आते हैं। साथी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, आपके सिवा कोई अंदर नहीं आ सकता। जलाल साहब इजाजत दे दें तो और बात है। तुम कैदी को अंदर लाने का बंदोबस्त करो। मैं ये कहकर गाड़ी की तरफ लौट गया। सुल्तान शाह को मैंने रास्ते ही में ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। अपनी वापसी के बारे में जानकर उसे कोई सदमा नहीं हुआ। सद्दम मेंशन इस इलाके में एक पुरस्कार असेबी इमारत की शोहरत रखती थी। पैदल चलने वाले इसके साए तक से बचकर गुजरते थे। इस वक्त भी दूसरी तरफ की फुटपाथ पर लोगों की आमदोरफ्त जारी थी, लेकिन हमारी तरफ कोई नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि आईबी के 2 मुखबर उस फुटपाथ के दोनों सिरों पर दिन रात विराजमान रहते थे और आने जाने वालों को बड़े बड़े पत्थरों से धमकाते रहते थे। कुछ अरसे के इस मामूल के बाद वो फुटपाथ अमनी तौर पर बिल्कुल वीरान हो गई। असेबी इमारत के खौफ और दोनों मजजूबों की दहशत के सबब लोगों ने इधर से गुजरना छोड़ दिया। मजजूब पुरसुकून हो गए, लेकिन उन्होंने अपने ठिकाने नहीं छोड़े थे। लोग बदस्तूर उनसे डरते थे।
मैं सुल्तान शाह को उसकी वापसी के बारे में ब्रीफ कर ही रहा था कि अंदर से पैरा मेडिकल स्टाफ जैसे सफेद बुराक कपड़ों में मलबूस 2 तनुमंद आदमी एक स्ट्रेचर लिए नमूदार हुए। उन्होंने आते ही सुनील को एक सफेद चादर में लपेटकर यूं तेजी से स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया जैसे इस अमल में जरा सी ताखीर भी इनके मरीज के लिए मोहलक साबित हो सकती हो। तुम जाओ, मैं फारिग होकर टैक्सी से घर लौटाऊंगा। मैंने उजरत में सुल्तान शाह से कहा और सुनील को ले जाने वालों के ताक़ुब में तकरीबन दौड़ता हुआ सदफ मेंशन की नीम तारीख और वहशियतनाक इमारत में दाखिल हो गया, जहां तारीख तर कोनों खुदरों में उल्टी लटकी हुई चमगादड़ें ट्रिच ट्रिच की मनहूस आवाजें निकालकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। बड़े चौबी दरवाजे की जैली खिड़की बंद कर दी गई थी। स्ट्रेचर लाने वाले मेरी नई हदायत के मुंतजिर थे। सदर मेंशन की ऊपरी मंजिल पर बनी हुई कोठरियां ज्यादा खौफावर थी, लेकिन मैंने सुनील के लिए निचली मंजिल को तरजीह दी। मैंने दोनों आदमियों को उसे होश में लाने की हदायत की और गोशे में बने हुए दफ्तर की तरफ चला गया। मुझे मालूम था कि सदफ मेंशन में कभी भी अमले की कसरत नहीं होती। वहां गिने चुने आदमी होते थे जो जरूरत पर हर काम करने पर कमर बस्ता रहते थे। मुझे इस कमरे में बैठे हुए चंद मिनट गुजरे थे, एक सफेद पोश मेरे लिए चाय की प्याली लिए नमूदार हुआ। उसकी जुबानी पता चला कि यख बस्ता पानी के छिड़काव और चंद आसाबी झटकों के नतीजे में सुनील ने हिलना चुलना शुरू कर दिया था। मैंने सिगरेट सुलगाकर चाय नोशी शुरू कर दी। लाइब्रेरी नुमा दफ्तर में बैठकर यह अंदाजा नहीं होता था कि वो कमरा भी सदफ मेंशन ही का एक हिस्सा है। सिर्फ बाहर से आने वाली आवाजें दफ्तर की पुरस्कून फिजा को मकदर कर सकती थीं, और इस वक्त वो मफकूद थीं। तकरीबन निस्फ घंटे बाद सुनील के होश में आने की इतला मिली और मैं उठकर निचली मंजिल के उस तंग कमरे की तरफ लिया जहां उसे रखा गया था। तंग और नाकाफी रोशनी वाले इस सेल में सुनील कंधे और गीले फर्श पर पड़ा हुआ था। फौरी तौर पर उसके हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं समझी गई थी। तुम मुझे कहां ले आए हो? ये कौन सी जगह है? मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही सुनील ने पंसी पंसी और खौफ सदा आवाज में सवाल किया। सवाल मत करो, मैंने उसके एक टखने पर जोरदार ठोकर रसीद करके मेरे हमाना गुर्राहट के साथ कहा। जो पूछा जाए उसका सीधा और सच्चा जवाब दो। जर्ब नाजुक मकाम पर आई थी। वो कोशिश के बावजूद अपनी बेसाख्ता चीख न रोक सका। तुम अच्छा नहीं कर रहे। अपनी हरकतों के लिए तुमको जवाबदेह होना पड़ेगा। सदर मेंशन के अंदरूनी माहौल से खौफजदा होने के बावजूद उसका हौसला बाकी था। तुम्हारे दिमाग में अभी तक सोबराज की बर्तरी का खन्नास घुसा हुआ है, मैंने नफरत से कहा। आज वो किसी खारिज ज़दा चूहे की तरह किसी बिल में घुसा हुआ है। उसका भरम टूट चुका है। एक मुजरिम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम कानून के रखवाले हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुजरिमों के साथ भी तुम ऐसा गैर इंसानी सलूक नहीं कर सकते। मैं मुल्जिम हूं। जब तक मेरे खिलाफ अदालत अपना फैसला न सुना दे मुझे मुजरिम नहीं कहा जा सकता। उसने कोनियों के बल फर्श से उठते हुए कहा। मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश मत करो। यह बताओ कि सोबराज कहाँ छुपा हुआ है। मैंने उसे दोबारा गिराने की कोशिश किए बगैर पूछा। मेरी चशमपोशी से फायदा उठाकर वो अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था। उसने सवार लहजे में कहा, मुझे नहीं मालूम। राजमहल में आग लगने के बाद मैंने उसे नहीं देखा। तुम झूठे हो। तुम दोनों वहां से एक साथ निकले थे। हिम्मत है तो खुद उसे तलाश कर लो। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने महसूस किया कि अपने कदमों पर खड़ा हो जाने के बाद रफ्ता रफ्ता उसका हौसला बढ़ता जा रहा था। फर्श बहुत बुरी तरह गीला था। सुनील भी सर से पैर तक पानी में शराबोर था। इसे सबक सिखाने के चक्कर में मेरा लिबास इतना गंदा हो सकता था कि मेरे लिए इस हालत में घर लौटना मुहाल हो जाता। मैंने अपने साथ खड़े हुए एक सफेद पोश को आंख से इशारा किया और वो किसी पेशावर बॉक्सर की तरह अपने दोनों मुक्के तान कर अचानक सुनील पर टूट पड़ा। सुनील ऐसे किसी रद्दमल के लिए तैयार था, लेकिन बेहोशी से होश में आने की वजह से उसके आसाब शिकस्ता थे। इब्तदाई 2-3 मुक्के अपनी कलाइयों पर रोकने के बाद उस सफेद पोश के ताबड़तोड़ मुक्कों की जद में आ गया। जरा सी देर में उसके चेहरे का हुलिया बिगड़ गया। सफेद पोश के लगाए हुए जख्मों से बहने वाले खून के लकीरों ने सुनील का पूरा चेहरा छुपा लिया था। फिर सफेद पोश का एक उचड़ता हुआ मुक्का सुनील के पेट से लगा। यकायक सुनील की गीली कमीज पर खून का रंग फैलना शुरू हो गया। हल्के या जोरदार मुक्के से पेट पर खून रेज जख्म आना किसी तरह मुमकिन नहीं था। मुझे यकीन था कि वो सुनील के जिस्म पर लगी हुई 3 गोलियों में से किसी का कच्चा जख्म था, जो मुक्के की हल्की सी रगड़ से दोबारा खुल गया था। अब यह मर जाएगा, इसका पेट फट गया है। मैंने सुनील के पेट की तरफ इशारा करते हुए जानबूझकर वो इल्फाज कहे। सुनील की निगाहें बेख्तियार अपने पेट की तरफ गईं। सफेद पोश ने इस मौका का फायदा उठाकर सुनील के बाएं जबड़े पर एक भरपूर सर बगाई। वो चकराता हुआ उस तंग कोठरी की अकबी दीवार से टकराया और फिर फर्श पर ढेर हो गया। यह सख्त जान बनने की कोशिश कर रहा है, इसे चीरा लगाने की तैयारी करो। मैंने दुरुस्त लहजे में सफेद पोश को हुक्म दिया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुनील फर्श पर मुक्का मारकर पूरी कुव्वत से चिल्लाया। तुम लोग खूनी दरिंदे हो। इंसानियत तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी। तुम हमें नहीं रोक सकते।
तुम्हें सही चीरा लग गया तो उम्र भर तुम शीबा के करीब नहीं जा सकोगे। मैंने सफागाना लहजे में कहा, ठहरो, जरा सी देर के लिए ठहर जाओ। वह हंसते हुए बोला, तुम मुझे मारे जा रहे हो, ये नहीं बताते कि मुझसे क्या चाहते हो। मार खाकर शायद उसका दिमाग उलट गया था। मैंने सर्द आवाज में कहा, हमें हर कीमत पर सोबराज का पता दरकार है। तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो हम मार मार कर तुम्हें पाबंदे जमीन कर देंगे। सोबराज अब एक पिटा हुआ मोहरा है जो वक्त की बसात पर दीवाना वार भाग रहा है। याद रखो कि इस संगीन इमारत में तुम इसके नाम की माला जपते रहे तो इसके साथ तुम भी दर्दनाक अंजाम से दो चार हो जाओगे। हम किसी न किसी तरह इस गीदड़ तक पहुंच जाएंगे। ये कोठड़ी, ये चमगादड़ों की भूखी आवाजें, ये तुम्हारे खून आज शाम चेहरे, मुझे इन सब से खौफ आ रहा है। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दिया, तब भी तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मुझे मेरे खून में नहला दोगे। ये खौफ अपने ज़हन से निकाल दो। तुम राह रास्त पर आ गए तो इस लम्हे के बाद तुम्हें उंगली तक नहीं लगाई जाएगी। ये मेरा वादा है। नहीं कर्नल, वो झुरझुरी लेकर कराहने वाले अंदाज में बोला, मुझे ये फरेब मत दो। तुम बहुत भयानक आदमी हो, न जाने किस किस का खून पी चुके हो। तुम्हें कानून का डर है, ना इंसाफ का खौफ। तुम जो चाहते हो वो करते फिरते हो और कोई तुमसे कुछ नहीं पूछ सकता। राजमहल फूंक देने के बाद राज साहब ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। स्पेशल टास्क फोर्स वाले खूनी दरिंदे हैं। वो एक बार जिसके पीछे लग जाते हैं वो यकायक हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मैंने महसूस किया कि वो अपने मुस्तकबिल से खौफसदा था। अगर उसे मुतमईन कर दिया जाता तो शायद वो जुबान खोलने पर आमादा हो जाता। सोबराज ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके ज़हन में बहुत ज्यादा जहर उंडेला हुआ था। इस जहर का तरियाक करना जरूरी था। ये बेसबब, बेकार और बेबुनियाद बातें हैं जो सोबराज ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम्हें सुनाई हैं। इस बार मैंने कदरे नरमी से कहा, तुम होशमंदी से काम लो तो तुम इसके खिलाफ सुल्तानी गवाह बन सकती हो। वो कराते हुए दीवार के साथ लग कर बैठ चुका था। मेरी बात पर उसने चौंक कर अपना खून आलूद चेहरा ऊपर उठाया और तायुर्ज़दा आवाज में बोला, क्या मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूं कि एसटीएफ वाले राज साहब पर मुकदमा चलाएंगे? आज तक ऐसा हुआ और ना सुनने में आया। तुम लोग अपने दुश्मनों को उठाते हो और खामोशी से गायब कर देते हो। तुम्हारा अपना कानून है, तुमको किसी अदालत और मुकदमे की क्या जरूरत है? तुम ठीक कह रहे हो, मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए जवाब दिया। बाहर से आने वाले दुश्मन के एजेंटों के साथ एसटीएफ यही सलूक करती है, मगर सोबराज का मामला इन सबसे अलग है। वो यहाँ का शहरी है। समाज और सियासत में उसे बहुत अहम ऊंचा मकाम हासिल था। इस पर खुली अदालत में मुकदमा चलेगा तो सारी दुनिया को इसके करतूतों का पता चलेगा। यहाँ के बिगड़े हुए सियासतदानों के लिए वो इबरत का नमूना साबित होगा। अखबारों ने राज साहब के खिलाफ दिल खोल कर गंद उछाला है, उन्हें सारे मुल्क में बदनाम कर दिया है। अब मुकदमे से उनकी और क्या रुसवाई होगी? अखबार झूठ सच सब कुछ छापते हैं। बहुत से लोग खबरों पर आंखें बंद करके एतबार नहीं करते, खबरें पढ़कर अपने नतीजे अखज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अखबारी खबरें लोग जल्दी भूल जाते हैं। अदालत का रिकॉर्ड तारीख का एक हिस्सा बन जाता है। यह बात शायद तुम्हारी समझ में ना आए, इस पर मुकदमा चलना बहुत जरूरी है। इसके खिलाफ अखबारों ने सब कुछ लिख दिया है, सारे सबूत मौजूद हैं, फिर तुम मेरे ऊपर क्यों मेहरबान हो रहे हो? निक के कत्ल का उसने अखबारों में एतराफ किया है। होटल के लोग उसे अजमत के रूप में पहचानते थे। ये बातें उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी हैं। तुम उसके घर के भेदी हो। उसने अपना सारा रिकॉर्ड राजमहल के साथ जलाकर खाक कर दिया है। रहे से कागज आज तुमने अपने घर में फूंक दी है। अब जो कुछ है वो तुम्हारे और सोबराज के सीनों में है। तुम हमारे कहने पर चलोगे तो सुखी रहोगे, तुम्हारी जान बचाएगी, आजादी बरकरार रहेगी। दूसरी सूरत में तुम अदालत का मुंह देखे बगैर कहीं गाड़ दिए जाओगे। किसी को कानों कान तुम्हारी भनक नहीं मिल सकेगी। उसने खून आलूद हलकों में घिरी हुई वहशत ज़दा नजरें मेरे चेहरे पर जमा कर धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बातों से सच्चाई की कुछ कुछ बू आ रही है। तुम अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुके हो। मुझे कुछ मोहलत दो, मैं कल तक अपना फैसला कर लूंगा। मुझे तर्रारा आ गया। मैं तेजी से आगे लपका और उसके गीले बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसका सर अकबी दीवार पर दे मारा। वो दोनों हाथों से अपना सर थाम कर दर्दनाक आवाज में चिल्ला उठा, तुम यहाँ चीख चीख कर मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी आवाज इन बेरहम दीवारों के पार नहीं जा सकेगी। हम ज़हनी और जिस्मानी मार के जरिए तुम्हारे वजूद को एक जिंदा लाश में बदल कर रख देंगे। मौत तुम्हें देखेगी तो कांप उठेगी। मुझे जरा सी मोहलत दे दो, कल मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा या फिर मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। यहाँ मौत इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैंने उसकी मकारी पर दांत पीसते हुए कहा। वो शहर के किसी हिस्से में सोबराज के साथ रुपोश था। यह बात यकीनी थी कि वो सोबराज के एमा पर या कम अज कम उसकी रजामंदी से जरूरी कागजात तलब करने के लिए अपने घर आया था।
इसे अपना काम मुकम्मल करके रात गहरी होने से पहले सोबराज के पास लौट जाना चाहिए था। वापसी में 1-2 घंटे की ताखीर को सोबराज बेचैनी के साथ बर्दाश्त कर सकता था। इससे ज्यादा देर होती तो सोबराज का माथा ठनक जाता कि सुनील किसी मुसीबत में न घिर गया हो। वो अमेरिकी FBI के एजेंटों और मकामी कानून से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो फौरी तौर पर समझ लेता कि सुनील तशद्दुद से मजबूर होकर उसके ठिकाने की निशानदही कर बैठेगा। वो उसी लम्हे अपना ठिकाना बदल लेता। एक इम्कान यह भी था कि सुनील की वापसी में ताखीर होने पर वो इसके घर फोन करता और शिवा उसे सारी राम कहानी सुना देती। दोनों सूरतों में सारी अहमियत वक्त की थी। जैसे जैसे ज्यादा वक्त गुजरता जाता सोबराज के वसवसे कवितर होते जाते। इस वक्त सुनील अगले रोज तक की मोहलत मांगकर अपने नफ्स परवर आका को होशियार होने और ठिकाना बदल लेने का मौका देना चाह रहा था। आगे बहुत लंबी रात पड़ी थी। सोबराज उसकी वापसी के इंतजार में सुबह तक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। वो ज्यादा से ज्यादा आधी रात तक इंतजार करता और फिर अपनी कमीनगाह से निकलकर किसी नए ठिकाने की तरफ दौड़ लगा देता। अगली सुबह हम सुनील से रजू करते तो वह हथियार डाल देता। वो जो कुछ कहता शायद सच होता, लेकिन वक्त गुजर जाने की वजह से वो बिल्कुल बेफैज सच होता। हम इसकी निशानदेही के मुताबिक शहर के किसी मकान पर धावा बोलते तो वहां चिड़िया पहले ही खेत चुग गई होती। सोबराज हमारे पहुंचने से पहले वहां से निकल चुका होता। हम बेनीलो मराम वापस लौटाते। तुमको कोई फैसला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा निस्फ घंटे की मोहलत दी जा सकती है, मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। इतना वक्त नहीं दिया जा सकता कि सोबराज तुम्हारी वापसी से मायूस आकर कहीं और जा चुके। मेरे बगैर वो कहीं नहीं जाएगा, सुनील ने कमजोर लहजे में इसरार किया। आम हालात में शायद यही होता। वो कहल और अयाश हो चुका है, खुद कोई काम नहीं करता। उसने तुमको अपने बैसाखी बनाया हुआ है। तुम्हारे जरिए वो अपने नौकरों की फौज से काम लेता है। तुम उसकी नागुज़ीर जरूरत और आदत बन चुके हो। लेकिन आज का मामला बहुत मुख्तलिफ है। वो सायों से डर रहा है, उसकी जान पर बनी हुई है। वो ज्यादा देर तक तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। उसे मौत के कदमों की चाप सुनाई देने लगेगी। वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटों बाद अपना मौजूदा मस्कन छोड़कर कहीं और निकल जाएगा। सुनील का पूरा चेहरा खून में लथड़ा हुआ था। यह अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं रहा था कि मेरी बातों का उस पर क्या रद्द अमल हो रहा था। वक्त बहुत कम है, मेरा जहन माऊफ हो चुका है। ऐसी हालत में मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। उसने अपना फैसला सुना दिया। जहन माऊफ है तो फिर तुम्हें कुछ तवानाई की जरूरत है, मैंने उसे घूरते हुए जहरीले लहजे में कहा। फिर मैं अचानक अपने करीब खड़े उस सफेद पोश से मुखातिब हो गया। इसके लिए तवानाई का बंदोबस्त करो। पहले 100 वाट का बल्ब सीरीज में जोड़कर इसे कनपटियों और एड़ियों से बिजली फराहम करो। हो सकता है कि इसकी अकल ठिकाने पर आ जाए। तुम मुझे बिजली के झटके दोगे, मारोगे मुझे। वो उठकर यकायक उछलने और हज़ियानी अंदाज में चीखने लगा, मगर मैं बेपरवाही से कोठरी से बाहर निकल गया। उसने मेरे पीछे लपक कर बाहर आने की कोशिश की थी, लेकिन सफेद पोश ने अंदर ही उसे दोबारा अपने मुक्कों पर रख लिया था। सर, जलाल साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। बाहर मौजूद दूसरे सफेद पोश ने मुअद्दब लहजे में मुझे आगाह किया। उसकी आवाज धीमी थी। जलाल को कैसे पता चला कि इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ? मैंने हैरत और बेयकीनी के साथ सवाल किया। आप उनके मेहमान हैं। कुछ अंदाजा होने के बाद मैंने फोन करके उन्हें खबर दी थी कि आप सोबराज के सिलसिले में कैदी को यहाँ लाए हैं। उसने किसी नदामत के बगैर नीची आवाज में वो जवाब देकर मेरी हैरत दूर कर दी।